हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इससे पहले हमने पढ़ा था होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड के बारे में हमने ये कहा था कि वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से बने हुए होते हैं। उसमें हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने स्टार्च का एग्जाम्पल पढ़ा था, सेलुलोज का एग्जाम्पल पढ़ा था, ग्लाइकोजन का एग्जाम्पल पढ़ा था, क्योंकि वो सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से बने हुए होते हैं। अब जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, इसका जो मैंने कहा हेटेरोपॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट से बना हुआ होता है। जैसे कि जो फर्स्ट हमारा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है वो है हाइलो हाइलोरोनिक एसिड। देखिए, हाइलोरोनिक एसिड जो है ये किस किस मोनोसेकेराइड यूनिट से बना है। जैसे हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड है ना। सेकेंड जो है वो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है। उसके बाद डी ग्लूकोरोनिक एसिड एन एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिपीटेड ऑर्डर्स ऑफ किस किस का, डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन से बना हुआ है। देखिए, ये डी ग्लूकोरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसका ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। अब जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, ये डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन के बीच में कौन सी लिंकेज है, ये है बीटा 1,3 लिंकेज। बीटा 1,3 लिंकेज है। ये फर्स्ट कार्बन या एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट है और ये थर्ड कार्बन है। तो फर्स्ट कहां पे लिंकेज, कौन सी लिंकेज है, बीटा 1,3 लिंकेज। अब हम एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड में देखेंगे। देखिए, इसके बीच में कौन सी लिंकेज है, ये एनोमेरिक कार्बन है और ये कौन सा है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो जब हमने यहाँ पे क्या देखा, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड के बीच में कौन सी लिंकेज है, बीटा 1,4, एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट है और फोर्थ। तो पहले हमने क्या देखा है, लिंकेज कौन सी है, 1,3, डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन के बीच में कौन सी लिंकेज है, बीटा 1,3 लिंकेज। उसके बाद एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड के बीच में 1,4 लिंकेज है। उसके बाद डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड और एन एसिटाइल डी ग्लूकोयूरेनिक के बाद डी ग्लूकोसामाइन के बीच में कौन सी लिंकेज है, 1,3 लिंकेज। देखो, जो ऑर्डर्स है वो ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में अरेंज हो रहा है। पहले 1,3 लिंकेज, 1,4 लिंकेज, 1,3 लिंकेज, 1,4 लिंकेज, सेम ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड है, फिर एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है, फिर डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है। तो ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर है, ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में इसका स्ट्रक्चर है। ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में इसकी जो लिंकेज भी ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में है। पहले 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फिर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4, क्योंकि ये ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में ऐसा ही चलेगा। जैसे डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, डी यूरेनिक एसिड, ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में। ये मैंने यहाँ पॉइंट्स में भी हाईलाइट किया है। तो किस किस रिपीटिंग यूनिट से ये बना हुआ है, एक फर्स्ट जो है वो है डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड एंड सेकंड जो है वो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन से। और ये जो डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है, ये कैसे है, ये अरेंज्ड है, ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में अरेंज्ड है। इतना समझ में आया। उसके बाद मैंने क्या कहा, इनमें जो बॉन्ड है, इनमें जो लिंकेज है वो है बीटा 1,3 लिंकेज और बीटा 1,4 लिंकेज। और ये दोनों लिंकेज जो है ये भी ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में है। पहले 1,3 लिंकेज, डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन के बीच में 1,3 लिंकेज, फिर एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड के बीच में 1,4 लिंकेज। ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस है। उसके बाद ये जो हाइलोरोनिक एसिड जो है ये किन में प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड्स में प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। अब करता क्या है ये, वहां पे जॉइंट्स में क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यूज में क्या करता है, या एम्बिलिकल कॉर्ड में, ये एज ए लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट है ये, है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या है, ये ऑलवेज क्या करता है, ये हाइड्रेशन का भी काम करता है, कहाँ पे, टिश्यूज में, क्योंकि इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए ये टिश्यूज में हाइड्रेशन का भी काम करता है, जॉइंट्स में लिब्रिकेशन का काम करता है ना। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट्स में मैंने लिखा था, इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये वाटर को रिटेन करता है, इसीलिए ये इन यहाँ जगहों पे लुब्रिकेशन का काम में यूज होता है, हाइड्रेशन में यूज होता है, या ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कैसे यूज होता है, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स से क्या आता है, ग्लो आता है, तो मॉइस्चर वो निकालता है, तो यही हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है कौन, हाइलोरोनिक एसिड। इसीलिए स्किन केयर प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं उनमें हाइलोरोनिक एसिड भी
प्रेजेंट होता है और ये इम्प्रूव करता है स्किन इलास्टिसिटी को भी। ठीक है, ये तो मैंने कह भी दिया है, ये जॉइंट लिब्रिकेशन भी करता है ये। और एक पॉइंट है, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, आई ड्रॉप्स में यूज करते हैं। जैसे ड्राइनेस होती है आईज में तो हम आई ड्रॉप लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो भी तो हाइड्रेशन करता है ताकि आईज में नमी आ जाए, तो इसीलिए ये आई ड्रॉप्स में भी यूज किया जाता है। स्किन प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, आई ड्रॉप्स में यूज किया जाता है, ज्वाइंट्स में यूज किया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है ये एज ए लिब्रिकेटिंग एजेंट, या ज्वाइंट्स में एज ए लिब्रिकेटिंग एजेंट ये होता है। तो ये था हाइलोरोनिक एसिड के बारे में। अब जो सेकेंड जो हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड है वो है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। देखिए ये कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट का स्ट्रक्चर है। अगर जब हमने पहली बार वहां पे पढ़ा, देखियो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोसेमाइन। जब हमने अभी हाइलोरोनिक एसिड में क्या पढ़ा, वहां पे भी डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड था और एन एसिटाइल और क्या था, ग्लूकोसेमाइन था। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन था, ये उसका स्ट्रक्चर है, देखिए है ना। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन है, लेकिन वहां पे क्या डिफरेंस है कॉन्ड्रियोटिन और हाइलोरोनिक एसिड में, यहाँ एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोसेमाइन है, बस इतना डिफरेंस है। देखिए अब ये भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ये भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देखिए पहला जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है, वन और थर्ड के बीच में है ना, बीटा 1,3 लिंकेज है। उसके बाद ये डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोसेमाइन है। उसके बाद एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोसेमाइन और डी यूरेनिक एसिड के बीच में 1,3 लिंकेज है। उसके बाद सेम 1,4 लिंकेज, 1,3 लिंकेज, जैसे हमने यूरेनिक एसिड के बारे में पढ़ा। तो ये भी ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में है, डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड और एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोस एमाइन, इनके बीच में ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में इनकी लिंकेज भी है और इनका ये भी डाइसैकेराइड भी है। इतना समझ में आया, इसीलिए मैंने कहा था, मैंने लिखा है यहाँ पे ये रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स है, इनमें बीटा 1,3 लिंकेज और बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट है। इतना समझ आया स्ट्रक्चर में, आगे चलते हैं। देखिए अब ये कॉन्ड्रियोटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है ना। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किन में, कार्टिलेजेस में, टेंडोन्स में, जॉइंट्स में। ये करता है क्या है, ये स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जॉइंट्स में, टेंडोन्स में, है ना, वहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साथ में जो कॉन्ड्रियोटिन के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, कहाँ पे दिए जाते हैं, ज्वाइंट हेल्थ के लिए, ताकि ऑस्टियो आर्थराइट्स ना हो, किसी में अगर ऑस्टियो आर्थराइट्स हो तो उसको कॉन्ड्रियोटिन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। और ऑस्टियो आर्थराइट्स मतलब बोन्स जो रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, तो उस पेशेंट्स को ये भी दिया जाता है एज सप्लीमेंट्स। तो ये कॉन्ड्रियोटिन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट के सप्लीमेंट्स। थर्ड जो हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड है वो है हेपेरिन। देखिए हेपेरिन जो है ये एंटीकोगुलेंट ऑफ ब्लड है। करता क्या है, ये प्रिवेंट करता है, ये क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, क्लॉट फॉर्मेशन बनने नहीं देता, ब्लड में क्लॉट्स बनने नहीं देता है, इसीलिए ये थिनिंग ऑफ ब्लड करता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो ये किस किस चीज से बना हुआ होता है, ये यूरेनिक एसिड एंड ग्लूकोसेमाइन से। अब जो यूरेनिक एसिड है ये दो प्रकार का हो सकता है, ग्लूकोयूरेनिक एसिड एंड यूरेनिक एसिड। ठीक है, डी ग्लूकोयूरेनिक एसिड एंड एल यूरेनिक एसिड। एंड ग्लूकोसेमाइन जो है ये भी दो प्रकार का होता है स्ट्रक्चर में, एक तो एन सल्फेट ग्लूकोसेमाइन एंड दूसरा जो है वो है एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसेमाइन। ये भी अल्टरनेट अरेंजेस में होते हैं, इसमें पहले यूरेनिक एसिड प्लस ग्लूकोसेमाइन, उसके बाद ग्लूकोसेमाइन यूरेनिक एसिड ग्लूकोसेमाइन। इसीलिए इसके बीच में इसमें भी कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, पहले बीटा 1,4 लिंकेज, 1,4 मतलब एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में लिंकेज है ना। जब ये यूरेनिक एसिड तो ग्लूकोसेमाइन जब बॉन्ड करते हैं तो उनमें लिंकेज है बीटा 1,4। फिर जब ग्लूकोज अमाइन तो यूरेनिक एसिड होता है तो उसके बीच में अल्फा 1,4 लिंकेज है। ऐसे इनका लिंकेज जो है वो अल्टरनेट ऑर्डर्स में होता है। ऐसे ही जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा था, हाइलोरोनिक एसिड में पढ़ा था, पहले बीटा 1,4 लिंकेज, 1,3 लिंकेज था, 1,4 लिंकेज, 1,3 लिंकेज, 1,4 लिंकेज। वैसे यहाँ पे भी यूरेनिक एसिड और ग्लूकोसेमाइन के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज है। फिर ग्लूकोसेमाइन और यूरेनिक एसिड के बीच में 1,4, लेकिन वहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा लिंकेज है ना, ये यहाँ बताया भी है। यूरेनिक एसिड और ग्लूकोसेमाइन के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज है, ग्लूकोसेमाइन तो यूरेनिक एसिड अल्फा 1,4
लिंकेज है। अब हेपेरिन कहाँ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है सर्जरीज और डायलिसिस के टाइम पे। जब किसी की सर्जरी होती है तो ये हेपेरिन तब यूज किया जाता है, मतलब ऑपरेशन के टाइम पे या किसी की सर्जरी या डायलिसिस के टाइम पे इसलिए यूज किया जाता है ताकि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो ब्लड में। अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा तो बंदा वही मर जाएगा। तो इसीलिए उस ड्यूरेशन में क्लॉट फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हेपेरिन का यूज किया जाता है सर्जरीज के टाइम पे। तो थर्ड फोर्थ जो हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड है वो है पेक्टिन्स। पेक्टिन भी जो है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, ये भी बहुत सारे डाइसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है। अब कौन से किस डाइसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है? डी ग्लैक्टो यूरेनिक एसिड से। बहुत सारे डी ग्लैक्टो यूरेनिक एसिड क्या फॉर्म करते हैं? वो पेक्टिन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब इस जो डी ग्लैक्टो यूरेनिक एसिड के साथ भी कुछ साइड चेन्स भी जुड़े हुए होते हैं, न्यूट्रल शुगर्स कहते हैं उनको, जैसे आर्बेनोस है, ग्लैक्टोस है। और ये जो साइड चेन, जो ये न्यूट्रल शुगर्स है, ये अटैच होते हैं इसी से, डी ग्लैक्टो यूरेनिक एसिड से अटैच होते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? पेक्टिन्स है ना। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, मिथाइलेटेड ग्लूको यूरेनिक एसिड, साथ में जो न्यूट्रल शुगर्स है वो है ग्लैक्टोस है, आर्बेनोस है, और ये फॉर्म करते हैं पेक्टिन। इनके बीच में कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। करता क्या है ये सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में? इसीलिए इसको प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। जो साल्ट सब जो पेक्टिन है, जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट जो प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? मिडिल लेमेला ऑफ सेल वॉल। जो सेल्स, दो सेल्स के बीच में एक लेयर होता है उसको मिडिल लेमेला कहते हैं, उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से साल्ट? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। ठीक है। और पेक्टिन जब वाटर के साथ मिक्सअप होता है, ये एक जेल फॉर्मेशन करता है, वो एज ए थिकनिंग एजेंट यूज होता है। तो ये था पेक्टिन्स के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट हेटेरोपॉलीसैकेराइड है वो है हेमिसिलेलोस। देखिए, सिलेलोस क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। हेमिसिलेलोस क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। किस 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 शुगर से बना हुआ है? मैनोस, ग्लैक्टोस, आर्बिनोस एंड जाइलोलोस से ये बना हुआ है। इन मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है। इनके बीच में कौन सी लिंकेज है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 लिंकेज, एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में लिंकेज है। ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका? सेल वॉल का, है ना। तो ये करता क्या है? ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ये सेल वॉल को हाइड्रेशन का काम करता है, क्योंकि इसकी भी रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और ये सेल वॉल को कंटिन्यू हाइड्रेशन का काम करता है। ठीक है। सेकंड क्या करता है? ये सेलुलोज और पेक्टिन के साथ मिलके, और ये क्या करता है? ये सेल वॉल को की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और सेल वॉल को पोरोसिटी प्रोवाइड करता है। जब ये सेल वॉल को पोरोसिटी प्रोवाइड करेगा, उससे क्या होगा? उससे जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, स्मॉल माइक्रोमॉलिक्यूल्स, वो बाहर से अंदर आएंगे और अंदर से बाहर जाएंगे, उनका मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है? इट ऑल्सो वर्क्स विद सेलुलोज एंड पेक्टिन्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोरोसिटी। और पोरोसिटी में क्या करता है? ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द सेल। तो ये था हेमिसिलेलोस के बारे में। सो आज हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो